हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम पीएचपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने पीएचपी फॉर्म वैलिडेशंस को देखा था। भाई कैसे एक फॉर्म बनता है, उसमें जो इनपुट होते हैं, जैसे सपोज अभी इधर देख रहे हो, नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, और ये ऑप्शंस हैं, भाई जेंडर क्या है, और ये सबमिट का बटन है। तो इससे क्या होता है कि एक फॉर्म बनता है। यूजर को हम ये अपने वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट अस। उसमें वो अपना नाम वगैरह भरेगा, ईमेल आईडी, और सबमिट का बटन दबाएगा तो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ऐसे करके बड़े सारे फॉर्म्स हम बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इधर एक और चीज भी है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि नाम वो अगर डालें, ईमेल डालें। वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही आप अपने कई टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंडेटरी कर सकते हो और कई कईयों को ऑप्शनल डाल सकते हो। ये डिपेंड करता है आप अपने वेबसाइट के अंदर या क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर क्या करना चाहते हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो खुद देते हैं आपको कस्टमर्स, या आप अपने तरीके से आप उसको जज करके देख सकते हो वो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लेनी है, और कौन सी चीज़ ऑप्शनल है जो उसको मैंडेटरी नहीं करना। मैंडेटरी का मतलब होता है कि उसको ज़रूर वो यूज़र डाले, जो भी एंट्री कर रहा है, तो उसके बिना ये एक्सेप्ट ना करे, सबमिट बटन एक्सेप्ट ना करे उस डेटा को। तो पिछली बार हमने थोड़ा बहुत हैंडलिंग के बारे में देखा था और वैलिडेशंस के बारे में देखा। आज हम फॉर्म रिक्वायर्ड, वही जो अभी बात की है कि रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या होती हैं, हम कैसे उनको मतलब रोक सकते हैं कि अगर वो एम्प्टी डालें, मतलब खाली छोड़ दें और सबमिट का बटन दबाएं तो वो क्या एरर देना चाहिए उसे। तो हम आज उसे देखते हैं। तो यहाँ पे वही समझा रहा है कि नेम को हमने वैलिडेशन रूल्स डाला है, रिक्वायर्ड है, और मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड वाइट स्पेस। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन है कि ये जरूर होना चाहिए, इसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए नेम का बॉक्स। और दूसरा वैलिडेशन ये भी लगाया है कि मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड वाइट स्पेस। तो इसमें लेटर्स ही होने चाहिए और वाइट स्पेस होना चाहिए, जैसे नाम में होता है, जैसे हरप्रीत सिंह कोहली है, तो इसमें 1 2 3 नहीं आना चाहिए, ना ही स्पेशल कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो हमने ये वैलिडेशन लगानी है। अब वो कैसे लगानी है वो हम नीचे देखेंगे। ऐसे ही ईमेल आईडी है। अब ईमेल आईडी भी रिक्वायर्ड है, बट उसमें मस्ट कंटेन अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इसमें ईमेल एड्रेस में एट द साइन आता है, डॉट आता है, तो हमने वो भी चेक करना है कि वो होना चाहिए ईमेल एड्रेस में। अगर उसने सिर्फ डाल दिया ABC, तो ABC क्या है? ABC एक ईमेल एड्रेस तो नहीं है। तो @ होना चाहिए, और उसमें वैलिड कोई भी gmail.com या yahoo.com या कोई भी ऐसा डोमेन होना चाहिए, तो उसमें डॉट जरूरी आनी चाहिए। तो दो चीजें हम इधर देखेंगे कि एक @ होना चाहिए और एक डॉट होना चाहिए इसमें। वेबसाइट जो ऑप्शनल है, अब देखो यहाँ पे नेम और ईमेल रिक्वायर्ड है बट वेबसाइट ऑप्शनल है। इफ प्रेजेंट इट मस्ट कंटेन अ वैलिड URL। अब यहाँ पे ये रखा है कि अगर वो ना डाले, अगर ऑप्शनल है मतलब खाली ना, खाली डाल मतलब एम्प्टी छोड़ सकता है उसको, टेक्स्ट बॉक्स को। बट अगर वो डालेगा तो सिर्फ ABC ऐसे करके नहीं डाल देगा, वो वैलिड URL होना चाहिए, मतलब HTTP के साथ शुरू होना चाहिए, :// होना चाहिए, www होना चाहिए। ऐसे करके बड़े सारे वैलिडेशंस होते हैं वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के URL के अंदर, तो हमें वो भी कंसिडर करना है। अब कमेंट का उसने कोई चीज नहीं डाली, वो एक ऑप्शनल है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। और मल्टी लाइन इनपुट फील्ड होना चाहिए, मतलब वो बहुत ज्यादा पैराग्राफ टाइप्स डाल सकता है, ज्यादा टेक्स्ट डाल सकता है, 1 लाइन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल लाइंस होना चाहिए। तो उसका हम टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। फिर आता है जेंडर। जेंडर रिक्वायर्ड है और मस्ट सिलेक्ट वन। तो उधर ऑप्शन बटन है, रेडियो बटन है, जिसमें हमने मेल, फीमेल और अदर डाला हुआ है। तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो उसको खाली नहीं छोड़ सकता, मतलब अनसिलेक्ट नहीं कर सकता तीनों को आंसर, कोई कोई ना कोई एक को तो उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने ये वैलिडेशंस डालने, इसको डालना है। हमने कैसे डालना है अब देखेंगे, कोड के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल इनपुट फील्ड्स वर ऑप्शनल। तो
पीछे जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा जो वैलिडेशन था उसमें हमने सबको ऑप्शनल रखा हुआ था, बट यहाँ पे हमें अब इसको रिक्वायर्ड करना है, कईयों को रिक्वायर्ड करना है, कईयों को ऑप्शनल रखना है। तो जिनको रिक्वायर्ड करना है उनका हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग कोड वी हैव टू ऐड सम न्यू वेरिएबल्स। तो इधर सम न्यू वेरिएबल जिनको हमने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो एक है नाम, एक है ईमेल एड्रेस, एक है जेंडर और एक है वेबसाइट ईआर। तो इधर ये वेरिएबल्स क्या है, एरर्स है, मतलब ये एरर मैसेजेस देंगे। ई आर आर मतलब एक वेरिएबल का नाम ऐसे डाला हुआ है। ईमेल ई आर आर मतलब ईमेल का एरर आएगा, अगर अगर आएगा तो वो क्या आएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये चार वेरिएबल्स उसने क्रिएट किए हैं जो वो इसको यूज करेगा। These error variables will hold error messages for the required field। अगर उसने empty डाल दिया या उसने वैलिडेशन ठीक से नहीं डाली तो वो इसके अंदर इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर इस वेरिएबल को हम दिखा सकते हैं यूजर को। We have also added an if else statement for each dollar अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल। तो इफ कंडीशंस भी हमने डाली हैं कि क्योंकि हमें उसको चेक करना है कि भाई ये सही है या नहीं। तो वो कह रहा है कि पिछले कोड में हमने क्या क्या और ऐड किए हैं वो चीज़ें बता रहा है। एक तो वो चार वेरिएबल्स को ऐड किया उसने, और एक कह रहा है कि वी हैव ऑल्सो एडेड एन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उसके इफ एल्स स्टेटमेंट ये रहा, ये जो इफ है इसके अंदर पहले ये इफ नहीं था, तो यहाँ पे ये भी है, इफ एल्स स्टेटमेंट उन्होंने डाला है। तो डॉलर पोस्ट अब नाम रिक्वायर्ड था, तभी इसने इफ डाला कि वो इफ एम्प्टी, अगर हम चेक करें कि ये एक एम्प्टी है तो वो एरर मैसेज नेम एरर मैसेज में डाल दे और उसमें लिख दे नेम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो नाम जरूरी एंटर करना चाहिए, उसे ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता। तो हमें ये इफ कंडीशन को डालना है। एल्स वो ले ले नाम उसको। अब नाम भी टेस्ट करे, एक फंक्शन उन्होंने बनाया है टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट, उसके अंदर ये वैल्यू को भेजेगा और वो टेस्ट करेगा वो फंक्शन की वो सही है या नहीं। तो नाम का नाम हमने क्या रखा है, उसकी वैलिडेशन भी रिक्वायर्ड होना चाहिए और मस्ट ओनली कंटेन लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस। तो लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस ही होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, 1 2 3 नहीं होने चाहिए। तो वो ये टेस्ट इनपुट में हम चेक करेंगे। तो टेस्ट इनपुट ये आगे जाके टेस्ट इनपुट वो फंक्शन होगा, आगे जाके देखते हैं कि देखते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फिर क्या कर रहा है, ये सबसे इफ पहला इफ क्या कर रहा है, सर्वर से मेथड देख रहा है कि ये पोस्ट है या नहीं, क्योंकि हम पिछले पेज पे हमने वो फॉर्म लिया, उसको पोस्ट मेथड कहा, और उसके बाद जब दूसरे पेज में आया तो हमने ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया पहले। ये वेरिएबल्स वही ये तो दूसरे पहले थे, नाम ईमेल और जेंडर, यहाँ पे ये वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर होंगी। और यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं इस बारी, जिसमें हम एरर मैसेजेस को स्टोर करेंगे। तो सबको हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद इफ कंडीशन डाला कि सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो फिर इसमें जाए। तो इसके अंदर एक एक करके हमने नाम को चेक किया, ईमेल को चेक किया, ऐसे वेबसाइट को चेक किया, ऐसे कमेंट्स को चेक किया, जेंडर को चेक किया। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने ये इफ कंडीशन डाला। तो इफ कंडीशन क्या कर रहा है, एम्प्टी को वो चेक कर रहा है, एक तो एम्प्टी को चेक कर रहा है, और अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ है बीच में, तो वो टेस्ट एक फंक्शन उसने टेस्ट इनपुट बनाया जिसके अंदर इस वैल्यू को भेज रहा है, और इसको वैलिडेशन लगाया है कि भाई इसके अंदर सिर्फ लेटर्स होने चाहिए या एक वाइट स्पेस होना चाहिए। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है, कोई डिजिट है, 1 2 3 है, तो उसको एक्सेप्ट ना करे, एरर मैसेज दे दे। ऐसे ही पोस्ट ईमेल का देखा, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, अगर वो एम्प्टी है तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। एल्स ईमेल को भी वो टेस्ट इन अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन में डालता है, उसको चेक करता है कि भाई वो वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं। ऐसी वेबसाइट को वो देख रहा है, तो वेबसाइट को भी वो चेक कर रहा है, एम्प्टी है तो ऐसे ही जाने दो, नहीं तो अगर एम्प्टी नहीं है तो उसको टेस्ट करो, भाई वो वैलिड यूआरएल होना चाहिए। अब ऐसे ही कमेंट्स का है, कमेंट्स को भी अगर उसने खाली डाल दिया तो कुछ ना करे। एल्स अगर खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो वो टेस्ट इनपुट टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट के अंदर फंक्शन के अंदर डालेगा, उसको भी वो चेक करेगा कि उसकी वैलिडेशन क्या है। ऐसे ही जेंडर का है। तो ऐसे करके उसने इसको
दिखाया। अब PHP display the error message, then in the HTML form we add a little script after each required field। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे बैकएंड में तो ये सारी चीजें डाल दी, एक तो हमने ये नाम वगैरह ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया और इफ कंडीशंस डाल दी। अब वो कह रहा है कि जो यूआई के अंदर भी हमें, जो पहला पेज है उसके अंदर भी हमें कुछ स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या क्या स्क्रिप्ट है? वी ऐड अ लिटिल स्क्रिप्ट आफ्टर ईच रिक्वायर्ड फील्ड विच जनरेट्स द करेक्ट एरर मैसेज इफ नीडेड। तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने ऐड की है, ये पीएचपी का ये एरर मैसेज, जो वो इधर देखो इनपुट ले रहा है, नाम नाम उसने लेबल डाला, ये इनपुट बॉक्स है जो नेम ले रहा है, और उसके बाद ये तो स्पैन करके ये एरर मतलब एचटीएमएल कोड है। फिर इसके अंदर ये जो पीएचपी का कोड है इसने डाला, और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? नेम ERR, जो इस वाले पेज के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। तो वापस वो भेजेगा इस वाले पेज के अंदर, और वहां पे वो मैसेज डाल देगा कि वो अगर तो वो उसमें है एरर मैसेज तो ये डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही ईमेल का है, ईमेल के अंदर भी हमने बाद में इनपुट बॉक्स के बाद हमने ये एरर मैसेज को डिस्प्ले किया, ईमेल एरर का डिस्प्ले किया। ऐसे ही वेबसाइट ERR का डिस्प्ले किया। कमेंट का हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि कमेंट में हमने कोई मतलब कोई चेक नहीं डाला, रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्टी भी चलेगा, कुछ भी उसमें लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो, @ भी लिख सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो कमेंट्स में हमने कोई एरर नहीं डाला। बट हमने जेंडर में डाला है कि अगर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो ये जेंडर का भी एरर मैसेज आ जाए। तो ऐसे करके इस फॉर्म के अंदर इसने ये डाला। अब रन एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखो ये सारा कोड आ गया जिसमें हमने ये देख लिया। हाँ, ये एक फंक्शन था जो हमने इसको देखना था कि ये क्या है। तो इस फंक्शन के अंदर डेटा को ले रहा है और डेटा को ट्रिम करके उसको स्ट्रिप लैशेस करके उसको ये HTML स्पेशल कैरेक्टर्स को चेक कर रहा है। अगर तो सब कुछ मतलब इन्होंने ट्रिम भी कर दिया, स्ट्रिप स्लैशेस भी कर दिया, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स भी अगर है तो उसको भी निकाल दिया, तो फिर रिटर्न कर दिया ये डॉलर डेटा को। तो ये डॉलर डेटा उसके अंदर मतलब स्पेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे करके इसने इसको फंक्शन को बनाया। फिर उसके बाद ये कोड लिखा जो HTML का कोड है। HTML कोड से पहले पहले उसने ये PHP का कोड लिखा। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पेज जब सबमिट करता है उसी पेज के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि उसी पेज के अंदर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं या दूसरे पेज को भी हम इसको कह सकते हैं। कहाँ पे वो कहते हैं हम? यहाँ पे देखो फॉर्म, जहाँ पे ये फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन, ये देखो ये सारा सेल्फ। अब यहाँ पे ये PHP_सेल्फ लिखा हुआ है कि इसी को ही कॉल कर, इसी पेज को ही कॉल कर। ये जो पेज है अभी हमने इस कोड को लिखा, इधर सबमिट का बटन है, तो इस सबमिट के बटन पे क्या करेगा, इसी पेज को दोबारा कॉल करेगा। जब इसी पेज को कॉल करेगा तो सबसे पहले ये PHP का कोड आ जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे इफ कंडीशन लिखी हुई है कि वो सर्वर को देखे कि वो पोस्ट मेथड है या नहीं। अगर पहली बारी इस कोड को पढ़ेगा पर इस कोड को चलाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक जिस इस इफ कंडीशन पे पहुंचेगा तो पहली बारी तो पोस्ट मेथड नहीं है इसमें, खाली होगा। तो इस इफ कंडीशन से हटके इसके अंदर नहीं जाएगा, तो बाहर निकल आएगा। यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर निकल आएगा, इधर ये डिस्प्ले करता है जैसे अभी इसने डिस्प्ले किया। बट जब वो यूजर, हम इधर नाम डालेंगे कुछ भी और सब कुछ डालेंगे, फिर सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर ये दोबारा रीलोड होगा। और जब रीलोड होगा तो ये कोड के अंदर जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे इफ कंडीशन में फिर वो पोस्ट मेथड होगा, यस होगा, क्योंकि सबमिट बटन में वो पोस्ट मेथड कहता है उसको रीलोड कर। फिर वो इस इफ कंडीशन के अंदर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये सारा कंडीशंस को चेक करेगा। इधर ये वेरिएबल भी है, वेरिएबल्स को भी देख रहे हैं। तो इसमें जाकर इसके अंदर नेम एरर को डिस्प्ले करेगा। अगर तो एम्प्टी है तो ये डॉलर नेम एरर में आ जाएगा, और फिर नीचे भी इस इधर शुरू हो जाएगा इसको लिखना, इस फॉर्म को दोबारा लिखेगा। बट इस फॉर्म के अंदर फिर ये
इधर जो एरर मैसेज है, अगर कोई एरर मैसेज है तो वो डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि पहले हमने इनिशियलाइज किया, इसको एम्प्टी कर दिया इन एरर मैसेजेस को, फिर हमने इस इफ कंडीशन में देखा अगर तो कुछ गड़बड़ है, अगर तो वो भरा हुआ है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी कुछ ना डालूं और सबमिट का बटन दबाऊं, तो देखिए यहाँ पे नेम के सामने, बॉक्स के सामने इधर लिख दिया उसने, नेम इज रिक्वायर्ड। ईमेल के सामने भी उसने लिख दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड। और जेंडर के सामने भी लिख दिया उसको जेंडर इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे करके इसको उन्होंने वैलिडेशन दे दी। अगर मैं इधर हरप्रीत लिखूं और दोबारा इसको सबमिट बटन दबाऊं, तो देखिए अब हरप्रीत के सामने अभी कुछ नहीं लिखा हुआ आया, बट ईमेल के सामने उसने लिख दिया, जेंडर के सामने भी उसने लिख दिया। तो अभी भी वो रन नहीं करेगा, तो वो सिर्फ हरप्रीत दिखा देगा। तो उधर ऊपर उन्होंने ईमेल का भी कहा है कि ईमेल एड्रेस भी डालो और जेंडर को भी सिलेक्ट करो। तो मैं अभी जेंडर को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे नाम भी डाल रहा हूँ और फिर सबमिट का बटन दबा रहा हूँ। आप देखो सबमिट के बटन दबाने से यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आएगा, और इधर नीचे उसने नाम वगैरह हरप्रीत सिंह भी लिख दिया और ईमेल एड्रेस भी लिख दिया और मेल भी कर दिया इसको, भाई जेंडर क्या है उसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे उसने ये कोड एंड में, देखो यहाँ पे ये HTML का कोड है और एंड में यहाँ पे PHP का कोड दोबारा आ गया। इसने इको करके उसने सारा जो भी हमने इनपुट डाला था वो उधर इसने इनपुट इको कर दिया, सब कुछ इको मतलब डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे, कि डॉलर नेम के अंदर क्या है, डॉलर ईमेल के अंदर क्या है, डॉलर वेबसाइट के अंदर क्या है, डॉलर कमेंट और डॉलर जेंडर के अंदर क्या है, वो सारा डिस्प्ले कर दिया। तो ऐसे करके हम एक फॉर्म बना सकते हैं, उसके अंदर वैलिडेशंस डाल सकते हैं और यहाँ पे ये इस फॉर्म को बना सकते हैं। अब आगे और सेशंस में हम देखेंगे कि कैसे हम फिर इन वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बट यहाँ तक हमने ये देख लिया कि पीएचपी के अंदर, एचटीएमएल से पीएचपी के अंदर कैसे हम डेटा को लेकर आ रहे हैं और डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पीएचपी फॉर्म, यूआरएल और ईमेल। वैलिडेट यूआरएल और ईमेल मतलब कैसे हम वैलिडेट करें। इसके अंदर फॉर्म रिक्वायर्ड के अंदर हमने सिर्फ फॉर्म रिक्वायर्ड को देखा, हमने वैलिडेट नहीं किया भाई ईमेल आईडी ठीक है या नहीं, या यूआरएल हमारा ठीक है या नहीं, वैलिड यूआरएल है या वेबसाइट के अंदर वैलिड यूआरएल होना चाहिए, और ईमेल के अंदर ईमेल आईडी ठीक ढंग से होनी चाहिए। ईमेल आईडी मतलब डॉट होना चाहिए और @ होना चाहिए, जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसको वैलिडेट अब कैसे कर रहे हैं। The code below shows a simple way to check if the name field only contains letters, dashes, apostrophes and white spaces. तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन है preg underscore match, उसको मैच कर रहा है इनपुट टेक्स्ट, इसको पोस्ट को। अब पोस्ट ने इधर नेम आया, अब ये वेरिएबल के अंदर डाल दिया हमने डॉलर नेम, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये फंक्शन है preg underscore match, उसके अंदर हमने ये साला डाला भाई वो क्या करे, स्लैश ले ले और A टू Z ले, और A कैप्स में और Z भी कैप्स में ले ले। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, इधर हमने इसको, ये क्या है एक रेज एक्सप्रेशन है, तो इधर हमने वैलिडेशंस डाल दी भाई इसके अलावा और कुछ मत ले। तो नाम के अंदर अगर उसने वाइट स्पेस भी है, इधर एक वाइट स्पेस है, उसको ले ले, बट औरों को ना ले, $@ ना ले और स्पेशल कैरेक्टर्स ना ले। तो अगर वो है इसमें ये सारा कुछ है तो इससे बाहर आ जा। अगर नॉट, इधर देखो नॉट लगा हुआ है, कि अगर नॉट है मतलब इसके अलावा कुछ और है, तो ये देखो एरर मैसेज में ये आ जाए कि ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस आर अलाउड, तो वो ये डिस्प्ले कर दे उस एरर मैसेज में। देखो या तो वो रिक्वायर्ड होगा, अगर एम्प्टी होगा तो वो उसका एरर मैसेज आ जाएगी। बट अगर वो फिर एक और वैलिडेशन भी है, जो ये वैलिडेशन है उस पिछले कोड में हमने नहीं लगाया था, इस कोड में हम ये लगा रहे हैं कि अगर तो एम्प्टी नहीं है, फिर उसको ये चेक करे कि वो ये है वैलिड, मतलब उसमें सिर्फ लेट नंबर ABC होना चाहिए और वो स्पेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये इफ कंडीशन लगाया और preg underscore match को यूज किया।
ऐसे ही आप वैलिडेट ईमेल, ईमेल को कैसे वैलिडेट करेंगे, तो ये समझा रहा है हमें। एक और फंक्शन है, इजीएस्ट वे एंड सेफ टू चेक वेदर एन ईमेल एड्रेस इज वेल फॉर्म्ड इज टू यूज पीएचपीज फिल्टर अंडरस्कोर वेर। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, फिल्टर अंडरस्कोर वेर। उससे हम एक ईमेल आईडी को चेक कर सकते हैं कि वो ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं। तो हमें अपने आप कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शन है फिल्टर अंडरस्कोर वेर, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने प्रेग अंडरस्कोर मैच यूज किया, ये भी इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का, हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, वो ये फंक्शन वैलिडेट करता है। ऐसे ही फिल्टर अंडरस्कोर वेर भी एक पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन है। उसके अंदर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाला, फिर एक कॉमा करके फिल्टर वैलिडेट ईमेल, एक इनबिल्ट वेरिएबल है जिसको हम इसमें पास करेंगे। अगर तो वो ठीक गया, वो सब कुछ ठीक है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। बट अगर वो कोई एरर आ गई, कोई एट द रेट नहीं हुआ, कोई डॉट नहीं है, और डॉट अगर पहले आ गया एट द रेट से, और डॉट एट द रेट के बाद कुछ नहीं है, तो वो सारा कुछ चेक करके अगर कुछ है, कुछ इशू है, तो वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा और इसमें वो लिख देगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो यहाँ पे ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं, ईमेल की वैलिडेशन हम डाल सकते हैं। ऐसी अब वैलिडेट यूआरएल है, वैलिडेट यूआरएल को भी प्रेग अंडरस्कोर मैच से चेक करेंगे। प्रेग अंडरस्कोर मैच में हम ये कई चीज़ें हम वैलिडेट करेंगे, जैसे HTTPS होना चाहिए शुरू में, जैसे www होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, फिर उसके बाद A to Z होना चाहिए, 0 to 9 होना चाहिए। तो ऐसे करके हम बड़े सारे ये, देखो ये सारे उन्होंने वैलिडेशन इसी के अंदर ब्रेक अंडरस्कोर मैच के अंदर डाल दिया। और केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, तो वो सारा कुछ उसको डाल दिया। तो कॉमा वेरिएबल का नाम डाल दिया वेबसाइट, जो हम उससे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले रहे हैं। तो अगर इनमें कोई मैच नहीं हुआ, नॉट अगर हो गया, तो अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ, तो ये वेरिएबल में लिख देगा इनवैलिड यूआरएल। तो मतलब शायद HTTPS नहीं है, शायद कॉलन नहीं है, शायद www नहीं है। तो ऐसे करके बड़े सारे जो हैं वैलिडेशंस उसमें चेक करेगा, और वो उसको अगर कुछ है, कुछ एरर है, तो वो एरर डिस्प्ले कर देगा इनवैलिड यूआरएल। तो ये प्रेग अंडरस्कोर मैच से इसको, वेबसाइट के यूआरएल को चेक करते हैं। और ये तीन चीजें जो थी, नेम, ईमेल आईडी और यूआरएल, इसको वो वैलिडेट कर रहा है। तो ये कोड के अंदर आप बता रहा है कि कोड के अंदर मैंने कैसे ऐड कर दिया। तो देखिए, जैसे इफ कंडीशन उसने एम्प्टी पहले लिखा तो नेम इज रिक्वायर्ड इसके बाहर निकल आएगा। बट अगर एल्स उसने कुछ डाला डाला तो पहले ये टेस्ट अंडरस्कोर इनपुट को टेस्ट करेगा, फिर ये प्रेग अंडरस्कोर मैच को डाल दिया इफ कंडीशन के अंदर। और अगर तो वो सही गया तो ठीक है, नहीं तो इस नेम एरर के अंदर ये आ जाएगा, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस अलाउड। ऐसे ही ईमेल का है, ईमेल को उसने टेस्ट में डाला और फिर ये इफ कंडीशन ऐड कर दी, फिल्टर अंडरस्कोर वेर, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पीएचपी का, उसको उसने यूज किया। ऐसे ही वेबसाइट के अंदर प्रेग अंडरस्कोर मैच को उसने डाल दिया, और कमेंट में उसने कुछ नहीं डाला, जेंडर में तो कुछ नहीं डाला, क्योंकि जेंडर तो एक ऑप्शन है। तो अगर वो उसने नहीं डाला, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, तो वो एरर आ जाएगी, नहीं तो वो उसके अंदर तो कोई वैलिडेशन और नहीं डालनी। तो ऐसे करके वो अब रन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि उसके अंदर हम, अगर मैं अभी इधर 1 2 ऐसे ही डाल दूं, 3 2, और इसको भी ऐसे ही डाल दूं, @ ना डालूं, इसको भी ऐसे ही डाल दूं, वेबसाइट को भी ऐसे ही डाल दूं, सबमिट का बटन दबाऊं, तो ये अभी देखो, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेसेस अलाउड, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, इनवैलिड यूआरएल। तो ये देखो ऐसे करके आ जाएगा। तो हमने जो इनपुट डाला वो ये था 322। तो 322 हम नाम में नहीं डाल सकते, डिजिट नहीं डाल सकते, तो वो वैलिडेशन लगी हुई है कि सिर्फ हम ABC लेटर्स डाल सकते हैं या वाइट स्पेस डाल सकते हैं। ऐसे ईमेल आईडी में मैंने नहीं डाला था, या डॉट नहीं डाला था, तो वो ऐसे करके उसने डिस्प्ले कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कंप्लीट एग्जाम्पल। तो इधर वो सारा एक एक करके बता रहा था, अब यहाँ पे पूरे उसने एक ही जगह पे सब कुछ दिखा दिया कि कैसे हम इसको डाल सकते हैं। कोई ऐसा
चीज़ नहीं है जो उसने पहले एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो वो ये सारा कुछ डाल देगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कोई कमेंट्स लिखने हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, फीडबैक डाल सकते हैं। तो मैं देखूंगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।